महबूब रखा है। चरागों ने हवाओं को डराकर खूब रखा है, सहेज कर रकीबों ने मेरा महबूब रखा है। सभी साहित्य प्रेमियों को, सभी कविता प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं रविशंकर सिंह आप सभी का स्वागत करता हूँ काव्य संध्या कविता के रंग रामदास मिश्र के संग, जिसमें सानिध्य कर रहे हैं आदरणीय गुरुवर रामदास मिश्र जी। और पिछली 36 कड़ियों से इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन कर रही हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र। संचालन आदरणीय ओम निश्चल जी के हाथों में है, तो वहीं मंगल ध्वनि और बांसुरी वादन के साथ हमारे साथ होते हैं वेद मित्र शुक्ल जी। संचालन की पतवार ओम निश्चल जी के हाथों में सौंपने से पूर्व एक छोटा सा मुक्तक आप सभी की नजर करता हूं कि बनाकर जिस्म को खुशबू खिलाकर फूल नैनों से, बनाकर जिस्म को खुशबू खिलाकर फूल नैनों से, किसी ने चांद को भी कर दिया है धूल नैनों से। ये कैसी कश्मकश में फंस गई है जिंदगी मेरी, तमाशा रूह ने भुगता हुई थी भूल नैनों से, तमाशा रूह ने भुगता हुई थी भूल नैनों। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं संचालन की पतवार सौंपता हूँ आदरणीय ओम निश्चल जी। आदरणीय ओम। बहुत धन्यवाद रविशंकर जी आपके प्रस्तावन के लिए। कविता के रंग रामदास मिश्र के संग में आप सबके साथ मैं ओम निश्चल आज की इस श्रृंखला की 36वीं कड़ी में हिंदी विश्व के जाने माने हस्ताक्षर रामदास मिश्र जी जिन समर्थ कवियों के सानिध्य में हैं वे हैं प्रोफेसर जितेंद्र श्रीवास्तव, श्री तजेंद्र सिंह लूथरा, बाबूशाह कोहली और संगीता मिश्र। सभी कवियों, सुनने देखने वाले मित्रों, रसज्ञ देवियों और सज्जनों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सबको विदित है कि कवियों की इस चौपाल का संयोजन करती हैं प्रोफेसर स्मिता मिश्र जी, जो खालसा कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर हैं और रामदास मिश्र की सुपुत्री भी हैं। और इसका श्रवण रामदास मिश्र जी की सहधर्मिणी सरस्वती मिश्र जी भी कर रही हैं, तो ऐसा लगता है कि सचमुच की सरस्वती हमें देख सुन। उनका भी अभिवादन। यहाँ पर गत अप्रैल की इस सीरीज की शुरुआत स्मिता मिश्र जी ने इस उद्देश्य से की थी कि पापा रामदास मिश्र जी जो 98 वर्ष के हैं, उन्हें रचनात्मक रूप से सक्रिय रखा जाए। घर के एकांत में बहुत सारे लोग मिलने जुलने वाले आते थे, लेकिन एक ऐसा अरसा आया कि न कोई मिलने वाला न कोई जुलने वाला। इस सन्नाटे को तोड़ने के लिए कि वे कवियों से संवाद कर सकें, उनसे मिल सकें, इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई। यही इसकी ऐतिहासिक महत्ता है कि शब्द संसार में रमा हुआ और लगभग एक सदी का जीवन जीने वाला लेखक हमसे रचनात्मक संवाद कर रहा है इस मंच के माध्यम से। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। और उनके साथ ही चूंकि याबसोसी मिश्र भी इन कविताओं का पारायण सुन रही हैं, ये बहुत ही अपने आप में अनूठा विषय है कि वे अक्सर सभी कड़ियों में उनके साथ होती हैं। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम लोग मंगल ध्वनि से करते हैं, इसे प्रस्तुत करते हैं हमारे मित्र वेद मित्र शुक्ल जी, जो दिल्ली विश्वविद्यालय में अंग्रेजी प्रोफेसर हैं। मैं से आग्रह करूंगा कि कृपया बांसुरी वादन से मंगल ध्वनि के साथ हमारे सम्मुख हों। स्वागत और अभिनंदन। मंगल ध्वनि। जी नमस्कार, सादर नमस्कार। गुरुवर रामदास मिश्र जी को सादर प्रणाम, माता जी को प्रणाम, आदरणीय जितेंद्र श्रीवास्तव जी सहित आप सभी को सादर वंदन अभिनंदन। आज एक महत्वपूर्ण दिन है और मंगल ध्वनि के रूप में एक रचना बांसुरी पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत स्वागत।
बहुत धन्यवाद मंगल ध्वनि के लिए। आज अवसर के अनुकूल गांधी के प्रिय भजन को याद किया है। बहुत कृतज्ञ, हमारी आजादी, हमारा स्वाभिमान, हमारी उन्हें बहुत बहुत नमन। आज का कवि समवाय, जैसा कि मैंने कहा कि यह समृद्ध कवियों का मंच है और अपने सानिध्य से गौरवान्वित कर रहे हैं रामदर्श मिश्र जी, जो हिंदी के जाने माने लेखक हैं। और इसमें हमारा जो कवि समवाय है, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र श्रीवास्तव हैं, जो हिंदी के बड़े सुपरिचित कवि, आलोचक, विमर्शकार, गद्यकार, एक प्रोफेसर और विभागाध्यक्ष हैं इग्नू में, विभिन्न प्रशासनिक पदों पर रह चुके हैं। आलोचना, कविता, विमर्श, हर विधा में उनकी सत्वर गति है, प्रभुत लेखन और संपादन है। और कविता में लोक की मनोभूमि को जीने वाले और शिद्दत से भारतीय जनजीवन की झांकी अपनी कविताओं में सहेजने वाले कवि हैं। ऐसे कवि का सानिध्य हमें मिल रहा है, बहुत आभार। हमारे बीच तजेंद्र सिंह लूथरा जी हैं, जो तो भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं, चंडीगढ़ के प्रथम डीजीपी भी रहे, लेकिन अनुशासन और पुलिस प्रशासन में कुशल नेतृत्व के धनी होते हुए भी उनका मन एक कवि का मन है। बहुत कम लिखते हैं लेकिन बहुत ज्यादा सोचते हैं। पॉजिटिव साइकोलॉजी के विद्यार्थी रहे हैं। उनका सोचना समझना सब एक सकारात्मक दिशा में होता है और कई विदेशी पोर्टल पर उनके लेख व्यापकता से पढ़े और सराहे जाते हैं। मैं कहूंगा कि मनुष्य मन की बारीकियों के कवि हैं। उनमें एक तरह की छाया को नारायण की राह पर चलने की भी दिखती है। तो वैसे बारीक इंद्राज उनकी कविताओं में है। ऐसे कवि हमारे बीच हैं। बाबूशाह कोहली हिंदी कविता का एक जाना पहचाना नाम है। ज्ञानपीठ के नवलेखन पुरस्कार से वे चर्चा में आई। फेसबुक पर अपने संजीदा और रोमांचित कर देने वाली पोस्टों, कविताओं, कवितांशों से भी जानी पहचानी गई। आज वे युवा कविता के एक आइकन हैं। जहां न जाए रवि वहां जाए कवि, इस सत्वर और सुदूर भेदी कवि दृष्टि से वे ऐसा कुछ बुनती और टांकती रहती हैं जो हमें कल्पनाओं के अतिरेक और अर्थ के अक्षत प्रदेश में उतार देता है। हम उनके आलोक और अनगूंज में खो से जाते हैं। वे यहाँ पर हैं। हमारा सौभाग्य है कि रामदर्श जी इस युवा कवियत्री को आज सुनेंगे और उसे सराहेंगे। संगीता मिश्र एक नया नाम है, पटना से हम ये कहें कि कविता की एक नई संज्ञा है, नया विशेषत्व है। कविता का जहां पर छंद सांस लेते हैं, धड़कनें बसती हैं। कविता हमारी संवेदना से संवाद करती हुई पाठक, भावक और रसिकों के मन में अपनी जगह बना लेती है। उनका जीवन जितना सुरुचिपूर्ण है, कविता भी उतनी ही सुरुचि से संपन्न है। तो ऐसे कवियों का समवाय हमारे बीच आज की जो कविता संध्या है वो इसलिए भी विशेष है। इसको फिर एक बार दोहरा देता हूं कि रामदर्श मिश्र जी के प्रणव में उपस्थिति इस मंच को मिली हुई है। और आज की जो कवि संध्या है उसकी शुरुआत हम एक ऐसे कवि से करना चाहते हैं जो कम लिखकर अपनी कवि संवेदना का लोहा मनवाता है। 80 घाट का बांसुरी वाला से चर्चा में आए श्री तजेंद्र सिंह लूथरा जी कविता के उन पुराने आशिकों में है जब सहारनपुर में उनके गुरु जी ने, जो हिंदी के अध्यापक थे, उनके मन में कविता के बीज बोए। उनकी हिंदी भाषियों के बीच परवान चढ़ी और पली बढ़ी है। बहुत संयमित, संजीदा, माप तौल कर इस्तेमाल की जाने वाली भाषा के कवि हैं। मनुष्य मन को टटोलती हुई हिंदी जैसे कि वो कोई स्कैनिंग का एक अचूक मानवीय सॉफ्टवेयर हो उनके पास है। बहुत ही छोटी कविताएं लिखते हैं अक्सर, कुछ बड़ी कविताएं भी उन्होंने लिखी हैं, लेकिन मन के बड़े और पेचीदा सवालों से जूझने वाली कविताएं लूथरा जी की होती हैं। उनकी कविताओं में वो कशिश है जो काव्य पाठ को प्रार्थना और जियारत में बदल देती है। मैं लूथरा साहब का बहुत आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं इस मंच पर, जिसका सानिध्य रामदर्श जी कर रहे हैं। वे आए और अपनी कविताओं से हमें अनुग्रहित करें। श्री तजेंद्र सिंह लूथरा जी, स्वागत और अभिनंदन। धन्यवाद ओम जी, धन्यवाद आज की कविता गोष्ठी का आयोजन करने के लिए। और आदरणीय रामदर्श मिश्र जी को मेरा नमस्कार। बल्कि मैं यूं कहूंगा कि उनके जीवट और उनकी जिजीविषा को मेरा नमस्कार। और बाकी जो
कवि साथी हैं उनको मेरा नमस्कार, और बाकी जो श्रोतागण हैं उनको भी मेरा नमस्कार। मैंने ओम जी से आज आग्रह किया था कि मुझे कहीं जाना है तो पहले मुझे ही पढ़वा दिया जाए, तो उन्होंने मेरा ये आग्रह मान लिया। तो दोस्तों, कुछ छोटी छोटी कविताएं मैं आपको सुनाना चाहूंगा। शुरुआत होगा एक बहुत पुरानी कविता से, और इस कविता के बारे में मेरा जो रहस्य है वो आज भी नहीं खुल पाता है, क्योंकि हर कवि जो है अपने साहित्य के प्रोसेस को, अपने क्रिएटिविटी के प्रोसेस को ढूंढता रहता है। मैं भी ढूंढता रहता हूँ, और उस ढूंढने में मुझे ये लगता है कि अक्सर कहा जाता है कि कविता धीरे धीरे खिलती है, आपका जो कृतित्व का कर्म है वो धीरे धीरे गंभीर और मैच्योर होता है। लेकिन कभी कभी लगता है कि इतने साल पहले जो कविता हमने लिखी वो आज नहीं लिख पा सकते। तो इस मायने में ये बड़ा जो क्रिएटिविटी का जो प्रोसेस है ये बड़ा रहस्यमय है कि ऐसा क्यों होता है। तो एक छोटी सी कविता से शुरुआत करूंगा। इसका शीर्षक है धीरे धीरे। शब्द पकड़ा, अर्थ बीत गया। शब्द पकड़ा, अर्थ बीत गया। अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया। शब्द पकड़ा, अर्थ बीत गया। अर्थ जागा तो शिल्प रीत गया। शिल्प समझा तो बिंब सूना। शिल्प समझा तो बिंब सूना। बिंब उतरा तो रस जूठा। शिल्प समझा तो बिंब सूना। बिंब उतरा तो रस जूठा। रस आने लगा तो जीवन बीत गया। रस आने लगा तो जीवन बीत गया। एक दूसरी कविता है, वो भी छोटी सी कविता है, उसको सुनाना चाहूंगा। जी जी। ये इस छोटी कविता का शीर्षक मैंने रखा था एक बूंद। कभी कभी एक बूंद बहुत बड़े पहाड़ के सामने भारी होती है, बहुत बड़े जीवन के सामने भारी होती है, बहुत सारी योनियों के सामने भारी होती है। आप 4 जीवन ले लीजिए, आपको वो जो एक बूंद है वो उस 4 जीवन के सामने वो भारी लगेगी। तो एक छोटी सी कविता है एक बूंद। बिखर जाए सारा अमृत, बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। हो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। हो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। बिखर जाए सारा अमृत, अब नहीं कोई भटकन। हो जाए सारा आकाश, अब नहीं उधेड़ बुन। तुम्हें मुबारक 4 जीवन आधे अधूरे अनिश्चित। तुम्हें मुबारक 4 जीवन आधे अधूरे अनिश्चित। मेरे लिए काफी है एक कतरा संचित, एक बूंद निश्चित। क्या बात। मेरे लिए काफी है एक कतरा संचित, एक बूंद निश्चित। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद। ओम जी, मैं आपने मुझे जो समय दिया उतने समय में ही ये कविताएं पूरा कर दूंगा, क्योंकि छोटी छोटी कविताएं हैं ये। नहीं, समय की सीमा आपके लिए इतनी नहीं है, 1-2 मिनट ऊपर हो सकता है। नहीं, फिर भी कविताओं में रमने में समय लगता है। उस पिच पर जब आप एक बार आ गए तो फिर 1-2 कविताएं ज्यादा भी हो सकती हैं। हम आप सुनना चाहते हैं। तीसरी कविता जो है ये एक नई कविता है। इसका शीर्षक मैंने रखा है जोकर। हम सभी के अंदर एक जोकर बसता है। हम कभी कभी उसको देख पाते हैं, कभी कभी नहीं देख पाते हैं। तो जोकर। मैंने एक दिन अपना हंसना गिना। मैंने एक दिन अपना हंसना गिना। मैं उस दिन हंसा था जब मेरे दोस्त ने एक चटपटा मजाक किया। मैंने एक दिन अपना हंसना गिना। मैं उस दिन हंसा था जब मेरे दोस्त ने एक चटपटा मजाक किया था। मैं एक दिन फिर हंसा जब मेरी बूढ़ी माँ ने मुझे फिर एक भली सलाह दी। मैं एक दिन फिर हंसा जब मेरी बूढ़ी माँ ने मुझे फिर एक भली सलाह दी थी। और मैंने हंस के माँ को गले लगा लिया। और मैंने हंस के माँ को गले लगा लिया। माँ तब भी यही करती थी जब मैं बहुत छोटा और नादान।
माँ तब भी यही करती थी जब मैं छोटा और नादान था। मैं फिर हंसा एक दिन जब मैंने बहुत दिनों बाद शीशे में एक जोकर देखा। मैं फिर हंसा एक दिन जब मैंने बहुत दिनों बाद शीशे में एक जोकर देखा। हम गले मिले और खूब हंसे। हम गले मिले और खूब हंसे। मैं फिर हंसने पर मजबूर हुआ जब मेरी बेटी ने बताया क्या मैं कितना अप्रासंगिक हो चुका था जीवन से। मैं फिर हंसने पर मजबूर हुआ जब मेरी बेटी ने बताया मैं कितना अप्रासंगिक हो चुका था जीवन से। मुझे वो सब भी नहीं आता जो छोटे बच्चों को आता। मुझे वो सब भी नहीं आता जो छोटे बच्चों को आता है। और अंततः मैं साहस कर हंसा। और अंततः मैं साहस कर हंसा अपने अहम, नादानी, घृणा, हिंसा, डर, मुलुकता। और अंततः मैं साहस कर हंसा अपने अहम, नादानी, घृणा, हिंसा, डर, लोलुपता सब पर हंसा। वो अंतिम उपहास था। फिर कुछ न बचा हंसने और हंसाने को। क्या बात, क्या बात। आज था फिर कुछ न बचा हंसने और हंसाने को। वाह, धन्यवाद। एक और कविता है जिसका शीर्षक, नई कविता है ये, जिसका शीर्षक है अरबी घोड़ा। अरबी घोड़ा, हम सब लोग अपने अपने क्षेत्र के अरबी घोड़े हैं, पर अपनी अपनी मुश्कों में भी फंसे हुए हैं। तो अरबी घोड़ा आपको सुनाना चाहूंगा। बेतहाशा भागते ढोते एक ही दिशा में होकर नतमस्तक। बेतहाशा भागते ढोते एक ही दिशा में होकर नतमस्तक, और वो भी बिना किए प्रश्न। थक गया हूं, और वो भी बिना किए प्रश्न। थक गया हूं मैं। बहुत हो चुका अब, बहुत हो चुका अब। एक हाथ से नोच लूं आंखें बुझाती चमड़े वाली ऐनक। एक हाथ से नोच लूं आंखें बुझाती चमड़े वाली ऐनक। दूसरे से उतार फेंकूं दम घोटती काठी। दूसरे से उतार फेंकूं दम घोटती काठी। तीसरे से चीर जुबान खींचती लगाम। तीसरे से चीर दूं जुबान खींचती लगाम। चौथे से काट दूं मुश्कें। चौथे से काट दूं मुश्कें। पांचवें से खोल दूं भ्रमित करती रकाब। पांचवें से खोल दूं भ्रमित करती रकाब, और स्वतंत्र कर दूं अपनी पहचान। और स्वतंत्र कर दूं अपनी पहचान। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर। फिर एक छलांग से पटक दूं धरती पर। नकली नियम, फुटा हुआ ज्ञान। नकली नियम, फुटा हुआ ज्ञान। अपरीक्षित श्रद्धा, अपरीक्षित श्रद्धा, और मनमानी सत्ता, और मनमानी सत्ता। वाह। फिर सवार हो अपने पर, फिर खुद सवार हो अपने पर, कहूं तुम्हें मुस्कुराकर। फिर खुद सवार हो अपने पर, कहूं तुम्हें मुस्कुराकर। आओ अब दौड़ें अपने अपने दम पर। आओ अब दौड़ें अपने अपने दम पर। हाँ, क्या बात, बहुत अच्छा। इसके बाद एक आखिरी कविता है जिसका शीर्षक है, ये भी नई कविता है, जिसका शीर्षक है आदिम होकर। जी। हम सब में कोई ना कोई एक मूल आदिम व्यक्ति बसता है। आदिम होकर, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आदिम होकर, होकर तुम और मैं कितनी बार निकले शरीरों से। तुम और मैं कितनी बार निकले शरीरों से, मन मिलाने अटूट चाहत से। मन मस्त मौला माना नहीं, मन मस्त मौला माना नहीं, तो बाहर आए मस्तिष्क मिलाने। तो बाहर आए मस्तिष्क मिलाने, जिज्ञासा से विचारों। न मन माना न मस्तिष्क,
नमन माना नमस्तिष्क तो अलग हो अपने अपने संसारों से, आत्मा अभीष्ट करनी चाहिए। नमन माना नमस्तिष्क तो अलग हो अपने अपने संसारों से, आत्मा अभीष्ट करनी चाहिए। रह गई फिर भी कितनी अधूरी अनगिनत बातें और कितने खाली किस्से। रह गई फिर भी कितनी अधूरी अनगिनत बातें और कितने खाली किस्से। आओ कोशिश करें, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आओ कोशिश करें जब भी मंगलमय हो अभिसार हमारा। आओ कोशिश करें जब भी मंगलमय हो अभिसार हमारा। खुशबू पहचाने पसीने की, खुशबू पहचाने पसीने की। सुने सरगम सनसनाती सांसों की, सुने सरगम सनसनाती सांसों की। वो निढाल निहारें नग्न बदन, वो निढाल निहारें नग्न बदन। आदिम होकर देर तक, बहुत देर, देर तक, बहुत देर। क्या बात लूथरा जी, लेकिन अभी आपको हम मुक्त नहीं करना चाहते हैं। एक फरमाइश आई कि मैं आभारी हूं आपका। यदि आपकी स्मृति कोश में ये रचना है, मैं आभारी हूं आपका, तो इसे सुनाएं। किसी ने फरमाइश की है आपके दिल अजीज प्रेमी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। ये कविता मेरे भी मन के करीब है जी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कमेंट है हम सबके ऊपर भी और हमारी व्यवस्था के ऊपर भी। एक शहीद के स्वर में इस कविता को मैंने लिखने का प्रयास किया है। मैं आभारी हूं आपका, मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक सुंदर पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया है। मैं आभारी हूं आपका कि आपने मुझे शहीद मानकर एक पत्थर पर मेरा बारीक नाम मेरे साथियों के साथ लिखवा दिया है। पर मुझे सैल्यूट कर नम आंखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर मुझे शर्मिंदा न करें। पर मुझे सैल्यूट कर नम आंखों से मेरा बारीक धुंधला नाम पढ़कर मुझे शर्मिंदा न करें। उसे साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आंखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी। साफ पढ़ने की कोशिश आपकी आंखों में कई परेशान सवाल खड़े कर देगी और उनके जवाबों में पसीना, अचकचाहट, लरसती जबान और झांकती बगलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप नाहक परेशान ना हो। और उनके जवाबों में पसीना, अचकचाहट, लरसती जबान और झांकती बगलों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आप नाहक परेशान ना। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं। मेरे सवाल मेरा मकान, मेरी पेंशन और मेरे बच्चों की पढ़ाई नहीं है। इनके जवाब तो मैं वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था। इनके जवाब तो मैं वैसे भी उम्र भर नहीं ढूंढ पाया था, पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया। पर इनसे बेखौफ आंखें मिलाकर मैंने जी हल्का कर लिया था। मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज्यादा मासूम। मेरे पास कुछ और सवाल हैं जो मेरे सहमे हुए बच्चों से भी ज्यादा मासूम है। कि जैसे कौन तय करता है कि मरेगा कौन, कि जैसे कौन तय करता है मरेगा कौन और किस कीमत पर, और किस कीमत पर। कौन तय करता है कि बचेगा कौन, कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है। कौन तय करता है कि बचेगा कौन और उसकी बोली कैसे लगती है। इसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज तिल तिल मारा जाए। इसके हाथों में है कि बचे हुओं को रोज तिल तिल मारा जाए। कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है। कौन है जो किसी का मरना और किसी का मारना बस दूरबीन लगाकर देखता रहता है। किसने दिया उसे ये किरदार और देकर चुप क्यों है।
ने दिया उसे ये किरदार और देकर चुप क्यों है? जीते जी मैं इन्हें भाता क्यों नहीं? जीते जी मैं इन्हें भाता क्यों नहीं? मैं सचमुच अपना भाग्य विधाता क्यों नहीं? मैं सचमुच अपना भाग्य विधाता क्यों नहीं? आपकी मोमबत्ती, आपके उबाल और आपका संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम। आपकी मोमबत्ती और आपके उबाल और संगमरमर पर आपका लिखवाया मेरा बारीक नाम। मैं आभारी हूँ आपको। मैं शत आभारी हूँ आपका। मैं शत आभारी हूँ आपका, पर मुझे चाहिए मेरे जवाब। मैं शत आभारी हूँ आपका। इसको दोबारा से पढ़ता हूँ। आपकी मोमबत्ती, आपके उबाल और आपका संगमरमर पर लिखवाया मेरा बारीक नाम। मैं शत आभारी हूँ आपका, पर मुझे चाहिए मेरे जवाब। सवाल और भी हैं, सवाल और भी हैं, लेकिन ज्यादा सवाल पूछकर मैं आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता। लेकिन ज्यादा सवाल पूछकर मैं आपको शर्मिंदा नहीं। बहुत ही मार्मिक लूथरा जी, और बहुत जगहों से हमारे कवि मित्रों ने आपकी तारीफ की है। प्रभात पांडे जी ने कोलकाता से, राजेंद्र शर्मा जी ने नोएडा से, सुधा जी ने, कई लोगों ने आपकी कविताओं की बड़ी तारीफ की है और लाजवाब कहा है, और आवाज की धमक की भी तारीफ की है। लेकिन मेरी भी एक छोटी सी फरमाइश है, वो मैं ही हूँ यक्ष, मैं ही हूँ युधिष्ठिर, अगर वो भी याद हो तो देखें। जी, बहुत ही छोटी कविता है, मात्र 5 पंक्तियां हैं उस कविता में। जी, मैं आपको जरूर सुनाऊंगा क्योंकि बहुत छोटी कविता है। हाँ जी। बहुत ही छोटी कविता है। कभी कभी 5 पंक्तियों में ही पूरी कविता हो जाती है, मन की पूरी बात उसमें कवि कह लेता है। ये कविता की अद्भुत शक्ति है। शायद किसी और विधा में इतनी शक्ति ना हो। शक्ति है कि आप अपने मन की पूरी बात जो भी कहना चाहते हैं कभी बहुत ही छोटे शब्दों में कह लेते हैं। इस कविता का शीर्षक मैंने रखा था युधिष्ठिर या निरुत्तर। युधिष्ठिर के पास सारे प्रश्नों के उत्तर हैं या थे। यक्ष के पास जब युधिष्ठिर जाते हैं तो यक्ष उनसे यक्ष प्रश्न करते हैं, तो एक युधिष्ठिर ही थे जिनके पास सारे उत्तर यक्ष के प्रश्नों के थे। तो उस संदर्भ में मैंने इस कविता का शीर्षक रखा है युधिष्ठिर या निरुत्तर। जी, स्वागत। बहुत ही छोटी सी कविता है, मात्र 5 पंक्तियां। कड़वे या मीठे, कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप ही से तो पूछने हैं। कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप ही से तो पूछने हैं। मैं ही यक्ष, मैं ही युधिष्ठिर, मैं ही यक्ष, मैं ही युधिष्ठिर और मैं ही निरुत्तर। क्या बात। मैं ही युधिष्ठिर और मैं ही निरुत्तर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद लूथरा जी। क्या खूबसूरत और क्या ही मार्मिक अंदाज में आपने मनुष्य के मन के भावों को घेर दिया है। हम आपकी उपस्थिति के लिए बहुत आभारी हैं, और आपको सुनने के लिए काफी तादाद आज जरूरत से ज्यादा आ गई है। जैसे कहते हैं कि छप्पर फाड़ कर लोग आए हैं, प्रशंसा भी बहुत कर रहे हैं। आपकी पंक्ति मुझे नहीं भूलती कि कड़वे या मीठे सारे प्रश्न अपने आप से ही तो पूछने। मैं ही हूँ यक्ष, मैं ही हूँ युधिष्ठिर, मैं ही। इस विपुल मानवीय संवेदना और अगाध अर्थ निष्पत्ति और श्लेष के पर्याप्त उपयोग के साथ आपने जो कविताएं पढ़ी हैं और जो कविताएं लिख रहे हैं, जिनके हम समय समय पर उपभोक्ता, भोक्ता और रसज्ञ होते हैं, बहुत आभारी हैं। हिंदी कविता में ये बारीक बिनाई कम लोगों के पास है, और उस दिशा में आपकी कविताएं स्थूलता को नहीं बल्कि सूक्ष्मता को भीतर धंसने वाले भावों के साथ उपस्थित करती हैं। आपकी उपस्थिति को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत आभार इस मंच की ओर से और पूरे कवि सदन की ओर से बहुत आभारी हूं। और अब हम ले चलते हैं आप सबको
युवा एहसासों की कवयित्री संगीता मिश्र के पास, जो पटना की रहने वाली हैं, कविता के माहौल में रमी और जमी हैं, कुछ अरसे से जीवन के हर कोण को परखने वाली कवयित्री हैं, छंद का सम्यक बोध है उन्हें। तो वे गजल, नज्म और कविता सारी विधाओं में, सारी शैलियों में लिखती हैं। मैं आमंत्रित करता हूं संगीता जी को, उनकी ही गजल के 2-3 अशार हैं कि मौसमों के साथ लोगों को बदलना आ गया, आंधियों के बीच हमको भी संभलना आ गया। मौसमों के साथ लोगों को बदलना आ गया, आंधियों के बीच हमको भी संभलना आ गया। लोग पत्थर दिल जो थे, पत्थर उठाते ही रहे। लोग पत्थर दिल जो थे, पत्थर उठाते ही रहे। चोट खाकर हमको भी अशार कहना आ गया। तो चोट खाकर अशार कहना, ये तो कवियों की नियति होती है। या सब संसार है जागे रोए, क्या सुखिया सब संसार है जागे और सोए, दुखिया दास कबीर है जागे और रोए। ये कवियों की नियति में है, और इस नियति का वर्णन करने वाली जो हमारी कवयित्री हैं संगीता मिश्री, उनसे आग्रह करूंगा कृपया वे आए और अपने मन की सुनाएं। कविता की जिन शैलियों में उनका मन रमता हो वे यहाँ पर प्रस्तुत करें। स्वागत और अभिनंदन संगीता मिश्री जी। आज के इस काव्य मंच पर उपस्थित सभी साहित्यविदों और सभी कवियों को मेरा नमस्कार। आदरणीय डॉक्टर रामदरश मिश्र जी को मेरा सादर प्रणाम, और साथ ही डॉक्टर ओम सर को हार्दिक आभार मुझे समृद्ध मंच पर आमंत्रित करने के लिए। आप सब गुणीजन और डॉक्टर रामदरश मिश्र के सानिध्य में आज काव्य पाठ करना मेरे लिए सचमुच बहुत गर्व की बात है। कई महीनों से इस काव्य संध्या में एक श्रोता की तरह भाग लेती आई हूँ, और हमेशा सोचा करती थी कि क्या मैं भी कभी इतना सम्मानित मंच पे कभी काव्य पाठ कर पाऊंगी, और सपना वो आज पूरा हुआ है। और श्री आदरणीय मिश्र जी की गजल का एक मतला याद आ रहा है मुझे, और अभी लूथरा जी ने भी कहा धीरे धीरे एक कविता पढ़ी, तो मुझे वो मिश्र जी की गजल का मतला याद आ रहा है। बनाया है मैंने ये घर धीरे धीरे, खुले मेरे ख्वाबों के पर धीरे धीरे, जहां आप पहुंचे छलांगे लगाकर, वहां मैं भी आया मगर धीरे धीरे। तो अब मैं शुरुआत करना चाहूंगी अपनी गजल से, अगर आप इजाजत दें तो मैं तरन्नुम में पढ़ूंगी सर। जी बिल्कुल बिल्कुल पढ़ें, स्वागत है। कुछ आब सजा कर आँखों में, महताब से बातें करते हैं। कुछ आब सजा कर आँखों में, महताब से बातें करते हैं। सब बातें करते हैं लब से, हम ख्वाब से बातें करते हैं। सब बातें करते हैं लब से, हम ख्वाब से बातें करते हैं। वो तल्ख जुबान रखते फिर भी तहजीब का दावा करते हैं। जो लोग जिनकी जुबान तल्ख है फिर भी दावा करते हैं कि तहजीब है उनमें, उनके लिए वो तल्ख जुबान रखते फिर भी तहजीब का दावा करते हैं। हम उनसे कुछ ज्यादा अदबो आदाब से बातें करते हैं। हम उनसे और ज्यादा अदबो आदाब से बातें
करते हैं, सब बातें करते हैं लब से, हम ख्वाब से बातें करते हैं। अगला शेर है, जी औकात हमारी मत नापो, यूं देख हमारा सादापन, हमारी सादगी देखकर हमारी औकात मत नापिए। औकात हमारी मत नापो, यूं देख हमारा सादापन, हम खाक गलीचों पर बैठे मेहराब से क्या बात है, बहुत खूब संगीता जी, वाह। करते हैं, हम खाक गलीचों पर बैठे मेहराब से बातें करते हैं। वो सोने से चमकीले दिन और रेशम सी काली रातें, हर शाम वही यादें बुनकर किम ख्वाब से बातें करते हैं। किम ख्वाब जो रेशमी कपड़ा जो ब्रोकेड होता है वो किम ख्वाब कहते हैं। तो दिन सोने जैसे हैं और रातें रेशम सी हैं, तो किम ख्वाब जैसी शामें हैं। वो सोने से चमकीले दिन और रेशम सी काली रातें, हर शाम वही यादें बुनकर ख्वाब से बातें करते हैं। मकता है आखिरी शेर, संगीता के अशआर ये जो परवाज फलक में भरते हैं, संगीता के अशआर ये जो परवाज फलक में भरते हैं, फिर लाख परिंदे छोड़ महज सुरखाब से बातें करते हैं, सब बातें करते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। धन्यवाद सर। अगली गजल है थोड़ी गंभीर है, तो मैं इसको ऐसे कहन में पढ़ूंगी। बिल्कुल तैयार में पढ़ें, स्वागत है आपका जी। खेल शतरंज का कुछ लोग गजब खेलते हैं, खेल शतरंज का कुछ लोग गजब खेलते हैं, क्योंकि जज्बात के मोहरे भी खूब चलते हैं। खेल शतरंज का कुछ लोग गजब खेलते हैं, क्योंकि जज्बात के मोहरे भी खूब चलते हैं। आईनों की रही फितरत न साफ गोई अब, आईनों की नहीं फितरत है साफ गोई अब, धूल की परत चढ़ाने खुद ही निकलते हैं। मौजें करती है इख्तियार अब नई शक्लें, मौजें करती हैं इख्तियार अब नई शक्लें, साहिलों के पते भी रोज ही बदलते हैं। खत का मजमून भापते हैं जो लिफाफे से, खत का मजमून भापते हैं जो लिफाफे से, राज़े मकतूब बिन पढ़े यूं ही उगलते हैं। रास्तों की फिक्र न अब रसूखदारों को, इन्फ्लुएंशियल लोगों को रास्तों की फिक्र नहीं है आजकल, कोई भी मीन्स लेके अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। तो रास्तों की फिक्र न अब रसूखदारों को,
पाँव मंजिल के उन्हीं के लिए निकलते हैं। वाह, सर उठाकर चलेंगे हम तो वो देंगे धक्के, सर उठाकर चलेंगे हम तो देंगे तो वो देंगे धक्के, इसलिए रोज हम गिरते हैं और संभलते हैं। बहुत अगली कविता स्त्री विमर्श की कविता है और मुझे लगता है स्त्री विमर्श की बात ना हो तो कविता थोड़ी अधूरी सी रहती है। बिल्कुल, इसी कविता से बल्कि समाहार भी हो। जी, तो मैं स्त्री विमर्श की एक कविता पढ़ रही हूँ। यहाँ पे स्त्री पुरुष के बदले मैंने प्रकृति पुरुष को ज्यादा भाव दिया है। प्रकृति पुरुष जो भिन्न होकर भी अभिन्न है, भिन्न है फिर भी अभिन्न है। तो ये विमर्श एक विडंबना जैसा है कि स्त्री शक्ति है फिर भी उपेक्षित है। तो मेरी कविता का शीर्षक है मैं कौन हूँ। स्वागत स्वागत, मैं कौन जी, छंद वाली कविता है। रेत का एक कण हूँ मैं, रेत का एक कण हूँ मैं, इस काल चक्र में क्षण हूँ मैं, पृथ्वी हूँ परिधि नापती, धुरी पर अडिग वो प्रण हूँ मैं। विस्तृत गगन में शून्य हूँ, वैतरणी में पुण्य हूँ, निर्बाध से फैले हुए सागर में बस एक बूंद हूँ। विस्तृत गगन में शून्य हूँ, वैतरणी में पुण्य हूँ, निर्बाध से फैले हुए सागर में बस एक बूंद हूँ। कहते अहम ब्रह्मास्मि और ढूंढते मुझ में कमी, कहते अहम ब्रह्मास्मि और ढूंढते मुझ में कमी। मैं नेति नेति सत्य हूँ, अस्तित्व मेरा है नहीं। मैं नेति नेति सत्य हूँ, अस्तित्व मेरा है नहीं। जन जान्या हूँ मैं प्रकृति, पौरुष भी है मेरी कृति। है अर्धनारीश्वर जो शिव, है अर्धनारीश्वर जो शिव, तो मैं भी हूँ पराशक्ति। कैवल्य हूँ अनहद भी मैं, असाध्य पर सरहद भी मैं। कितना भी पहचानो मुझे, पर कौतूहल की हद भी मैं। हूँ नाद स्वर के थापसी, स्याही की अमिट छापसी। चाहे भी जितनी हूँ अलग, रह जाती क्यों बस श्राप सी। चाहे भी जितनी हूँ अलग, रह जाती क्यों बस श्राप सी। अब क्या कहूँ मैं कौन हूँ, सदियों से चुप बस मौन हूँ। रच कर दिया तुमको ये जग, पर मैं यही क्यों गौण हूँ। तो सर मेरा समय समाप्त हो गया कि मैं एक छोटी सी और कविता पढ़ लूं, आप क्या कहते हैं? अगर बहुत छोटी है तो जरूर पढ़ें, जरूर पढ़ें। जी, ये छंद मुक्त नई कविता है, बहुत छोटी सी है। जी। और ये सृजन का सच, कविता का शीर्षक है सृजन का सच। नई कविता है, छंद मुक्त तो है पर उन्मुक्त नहीं है, बंधन है, हद है और बेहद हो जाने की उत्कंठा भी है इस कविता में। सृजन की अकुलाहट है और अभिव्यक्ति की वर्जनाएं भी बताती है। स्वागत स्वागत जी। कल्पनाओं के पाखी उड़ गए संभावनाओं के पंख पसार, कल्पनाओं के पाखी उड़ गए संभावनाओं के पंख पसार। बंजर मन की परती में अंकुरने से भावनाओं ने किया इनकार। यथार्थ की दोपहरी बिखेर गई धूप कर्कश जेठ सी, यथार्थ की दोपहरी बिखेर गई धूप कर्कश जेठ सी। वर्जनाओं में जकड़ी में बह न सकी मुट्ठी में बंद रेत सी, वर्जनाओं में जकड़ी में बह न सकी मुट्ठी में बंद रेत सी। कोमल ही तो थी वो संवेदना मेरी, कोमल ही तो थी वो संवेदना मेरी। दोष था क्या ये बड़ा, सर्प जैसा दंश इस संसार का, राह में मेरे क्यों अब भी ये खड़ा। अनुभूति कोई नागफनी का पौधा नहीं, अनुभूति कोई कैक्टस का पौधा नहीं और कांटे हैं नहीं अभिव्यक्तियां। अब कहो तुम ही कि मेरी कल्पना कैसे हो साकार। घायल स्याह रात को सिरहाने रख सो रही हूं मैं अब, रात अंधी हो गई है आंखों में आते आते। मेरे शब्दों ने नींद उड़ाई जिनकी, जहर के प्याले दे गए वो बस मुझे मीरा कह के। लगा लो अंकुश या बांध दो पहरे, सजा लो या सजा दो। फूलों को क्या रोक सकोगे महकने से, सुनो लो रुक जाती हूँ मैं अब। क्या रोक लोगे इन हवाओं को भी मुझ तक पहुंचने से। धन्यवाद।
बहुत शुक्रिया संगीता जी, बहुत ही अ, आनंद के अतिरेक से भर दिया आपने छंद और तहत धन्यवाद जो सर। चीजें सुनाई। वो सोने से चमकीले दिन और रेशम सी काली रातें, हर शाम वही यादें बुनकर के हम आपसे बातें करते हैं। और थैंक यू सर, बहुत अंदाज है धन्यवाद। आपका। और अब हम हिंदी कविता के एक जाने पहचाने हस्ताक्षर से मिलवाना चाहते हैं। प्रेम गिलहरी दिल अखरोट, बावन चिट्ठियां, तट से नहीं नदी से बनती है नाव शीर्षक कविता संग्रहों की कवित्री बाबूशाह कोहली हर समय चर्चा में होती है, लेकिन इन दिनों वे ज्यादा ही चर्चा में है। प्रेम गिलहरी दिल अखरोट की जो पारंपरिक काव्य शैली, जिसका थोड़ा सा आवाहन इन्होंने अपने नए कविता संग्रह में किया है। इससे पहले श्रोताओं और रसिकों को बौद्धिक रूप से अतिरेक में ले जाने वाली उनकी कविताएं और उनके गद्यांश बावन चिट्ठियां में थे। वे एक तरह से हिंदी कविता में नवाचार के लिए भी जानी जाती हैं। और लेकिन इनके पास ये जबलपुर की रहने वाली हैं, एक स्कूल में पढ़ाती हैं और मनमौजी यात्राएं करती हैं। जैसा कि शीर्षक इनका है गिलहरी, तो गिलहरी सा जो एक सत्वर आवेग है, एक कौतूहल भरा वो इनकी कविताओं में होता है, कविता की रीढ़ में रोमांच पैदा करने के लिए पर्याप्त है। और उनकी कविताओं के लिए मैं तो खैर बहुत प्रशंसकों को, बहुत इनके चाहने वालों की संख्या है, तो इनके दुश्मनों की संख्या भी बहुत ज्यादा होगी, लेकिन ये शायद कवि की सफलता यही है। उनकी कुछ पंक्तियां मुझे याद आती है, मैं यहाँ रखकर उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ बहुत ही मनोहार से। ये पंक्तियां हैं। मैं तुम्हारे कंठ में घुटी हुई एक सिसकी हूं, मैं तुम्हारे कंठ में घुटी हुई एक सिसकी हूं, तुम मेरे श्वास से कलप कर निकली हुई एक आह हो। रुलाई हमेशा बारह खड़ी के बाहर फूटती है, ऊप का कोई व्याकरण नहीं होता, चमकते अलंकार मेरी आंखें भूल नहीं सकते। तुम्हारे मौन की पट्टी मैंने आंखों पर बांध रखी है। हम आयतें हैं, हम मंत्र हैं, हम श्लोक हैं, हम लगातार हर जुबान में बुदबुदाए जा रहे हैं। मेरे प्यारे पहरे बीथोवेन, मैं तुम्हारी रची हुई जादुई सिम्फनी हूं। देखो जमाना मुझे बहुत गौर से सुन रहा है। ऐसे गौर से सुनने वाले जमाने को संबोधित बाबूशाह कोहली से मैं आग्रह करता हूं कि वे आएं और सुनाएं अपनी पारंपरिक, गैर पारंपरिक और कुछ नवाचार भी हो जाए। स्वागत और अभिनंदन बाबूशाह कोहली। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है स्पष्ट? जी, बहुत बुलंद। जी जी जी, शुक्रिया सर। आदरणीय रामदर्श सर को मेरा प्रणाम प्रेषित है, माता जी को मेरा प्रणाम, आदरणीय ओम निश्चल सर, और मेरे साथ यहाँ पर कविता पढ़ने वाले सभी साथियों को नमस्कार। कविता प्रेमी जन जो यहाँ पर जुड़े हैं उन सभी को नमस्कार। ओम सर ने मुझे कविता के समय के बारे में तो कुछ नहीं बताया था, तो मैं 3-4 कविताएं लेकर बैठ गई। हाँ, जिस तरह कविताएं लिखती हैं उसमें 3-3.5 कविताएं 3.25 चल सकती हैं। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं शुरू करती हूँ। पहली कविता पिछले वर्ष की कविता है, अभी ये किसी भी संग्रह में नहीं आई है और इसका अभी तक शीर्षक भी तय नहीं हो पाया है। थोड़ा सा पानी के बाबत ये बातें कहती है। एक बारिश तमाम भुरभुरे आदर्शों को ध्वस्त कर देती है। एक बारिश तमाम भुरभुरे आदर्शों को ध्वस्त कर देती है, तब भी पानी पर तिकड़म लगाता फिरता मनुष्य वह बांध बनाता है। वह बांध बनाता है पानी की पांडुलिपियों पर दीमक चढ़ जाती काई रूप धरकर, अपने ही भेजे पर पांव रख फिसलती है। पानी तब भी रचता है कविता धूप के सुनहले पन्नों पर। पानी तब भी रचता है कविता धूप के सुनहले पन्नों पर। कविता कभी कभी उतना पानी नहीं रच पाती। क्यों नहीं रच पाती? एक बार निकटवर्ती डैम के एक सक्षम इंजीनियर से मिली। एक बार निकटवर्ती डैम के एक सक्षम इंजीनियर से मिली। वह डैम का विशेषज्ञ निकला, पानी का नहीं। वह डैम का विशेषज्ञ निकला, पानी का नहीं। एक बार भाषा के एक समर्थ शिक्षक से मिली। वे वर्णमाला व व्याकरण के जानकार निकले, कविता के नहीं। अपने कल से भरने लड़ मरती कुएं पर बुआ और चाचियां, अपने कल से भरने लड़ मरती कुएं पर बुआ और चाचियां,
आदमी अहाते में बैठे पानी के घटते जलस्तर की खबरें पढ़ते हैं। थोड़े से पानी के लिए लड़े नहीं आदमी, थोड़े से पानी के लिए लड़े नहीं आदमी, वे कुओं पर अधिकार के लिए मरते कटते हैं। तट पर बच्चे बनाते हैं घरौंदे पुलक कर, तट पर बच्चे बनाते हैं घरौंदे पुलक कर, झूठ मूठ खेलते हैं घर घर, हंसते हैं। ये कितने सुंदर बच्चे हैं, इन्हें हमेशा हंसना चाहिए। ये कितने सुंदर बच्चे हैं, इन्हें हमेशा हंसना चाहिए। उस दिन धरती पर मैंने इंद्रधनुष देखा था, कलेजा धक रह गया, कलेजा धक रह गया। कहीं कोई इनकी हंसी बचाने ना चला आए। दुनिया बचाने वालों से दुनिया को खतरा है। कलेजा धक रह गया, कोई बच्चों की हंसी बचाने ना चला आए। दुनिया बचाने वालों से दुनिया को खतरा है, कविता बचाने वालों से कविता को। पानी में घुलते घरौंदे एक दूसरे को पानी पानी किए परछाइयां, पानी पर कांपती प्रतिछवियां। पानी एक दिन सबका चेहरा दिखाता है, पानी एक सबका चेहरा दिखाता है। तुम पूछते हो कि मछलियां कभी सोती क्यों नहीं, तुम पूछते हो कि मछलियां कभी सोती क्यों नहीं। मेरी समझ में वे पानी की कविता पढ़ती हैं। पहली बार अपने पदचिन्ह देखे थे मैंने समुद्र तट की रेत पर, अगले ही क्षण एक लहर मेरा भरम तोड़ गई। पानी सब पीते हैं, पानी सब पीते हैं, पिला भी देते धरती, पर जान नहीं पाते कि पानी सबसे बलवान है। अगली कविता है, बहुत अच्छा। अगली कविता है आवश्यक सूचना। मुखरता सुख को छलने वाली छद्म सखी है, मुखरता सुख को छलने वाली छद्म सखी है। मौन दूर शहर में बसने वाला सुख का कल्याण मित्र। भीड़ सुख की जलकुकड़ी पड़ोसिन है, भीड़ सुख की जलकुकड़ी पड़ोसिन है। कविता सुख का स्वप्न देखने वाली 14 बरस की किशोरी। यश सुख को बीच चौराहे नोचने वाला बलात्कारी है। नैतिकता छुट्टी पर गई जांच अधिकारी। नींद सुख को पालने में छोड़ अपने प्रेमी के साथ भाग गई मां है। नींद सुख को पालने में छोड़ अपने प्रेमी के साथ भाग गई मां है। जीवन सुख की गुल्लक से पैसे चुराकर शराब पीने वाला सौतेला बाप। शांति शांति संक्रांति के मेले में बिछड़ी सुख की जुड़वा बहन है। एकांत सुख की चंदा मामा वाली मीठी लोरी है। मृत्यु सुख की बहुप्रतीक्षित पक्की नींद, मृत्यु सुख की बहुप्रतीक्षित पक्की नींद। ईश्वर सुख की परीक्षा लेने वाला खड़ूस मास्टर है। और प्रेम भूख से रोता वह बच्चा, और प्रेम भूख से रोता वह बच्चा जिसकी माँ लापता है, जिसका पिता चोटा है, जिसकी बहन संक्रांति के दिन बिछड़ गई थी, जिसके नाम की घोषणा मेले से लगातार की जा रही है। अगली कविता है जानना। नीम का पेड़ नहीं जानता कि नीम है उसका नाम, नीम का पेड़ नहीं जानता कि नीम है उसका नाम। न पीपल के पेड़ को पता कि वह पीपल है। यह तो आदमी है, यह तो आदमी है जो जानता है कि उसका नाम बांके बिहारी दुबे है और उसके पड़ोसी का शेख रहीम। आदमी अपने नाम के गौरव के बारे में जानता है, आदमी अपने नाम के गौरव के बारे में जानता है, और भी बहुत कुछ जानता है वह। नामों की उत्पत्ति और नीति वचनों के बारे में, इतिहास और न्याय के बारे में, तत्व मीमांसा और वेदांत के बारे में, रामायण, हदीस और कुरान के बारे में, रहीम की दूसरी जोरू और तीसरी संतान के बारे में। पर आदमी यह नहीं जानता, पर आदमी यह नहीं जानता कि रहीम के बारे में जानना और रहीम को जानना दो अलग बातें हैं। पर आदमी यह नहीं जानता कि रहीम के बारे में जानना और रहीम को जानना दो अलग बातें हैं। आदमी यह भी नहीं जानता कि अतिरिक्त जानना एक तरह की अश्लीलता है। आदमी यह भी नहीं जानता कि अतिरिक्त जानना एक तरह की अश्लीलता है। आदमी केवल पेड़ों के नाम जानता है, पेड़ों को नहीं। क्या बात है, बहुत अच्छा।
और एक कविता ये भी हाल में ही लिखी हुई। जी जी, स्वागत। मेरे विद्यार्थी मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि किस तरह से कविता शुरू करें, किस तरह से लिखें, तो ये बिल्कुल तात्कालिक ढंग से ऐसी उनसे बात करते करते संभव हो गई थी। सबसे पहले तो किस्से में हीर आती है, सबसे पहले तो किस्से में हीर आती है और फिर हीर के हिस्से में पीर आती है। सबसे पहले तो किस्से में हीर आती है और फिर हीर के हिस्से में पीर आती है। अगले सफे बादल बारिश जंगल जुगनू नदियां कश्ती कैस रोमियो ढोला रांझा पीर बावर्ची खर और भिश्ती आधे आधे दिल पे धंसते तीर आते हैं बाद बहुत चच्चा गालिब और मीर आते हैं। क्या बात, क्या बात। और सर ये आखिरी कविता है, ये अभी ताजा आई किताब की शीर्षक कविता है तट से नहीं पानी से बिल्कुल, बनती ये है। सुनाइए। इसी नाम से आपका कविता संग्रह भी है। क्या नाम है? तट से नहीं पानी से बनती है नाव का नया कविता संग्रह है जो अभी प्रकाशित हुआ है हिंदी युग से। बहुत अच्छा कविता संग्रह है, सुनाए। पिता हंसकर पूछते कि कैसा वर्क खोजा जाए, पिता हंसकर पूछते कि कैसा वर्क खोजा जाए, मैं कहती वर्क स्वयं मुझे खोज लेगा, पिता निश्चिंत रहे आए। महंगे उपहार नहीं चाहिए थे मुझे, न ही सुंदरतम उपमाओं से सज्जित कविताएं। महंगे उपहार नहीं चाहिए थे मुझे, न ही सुंदरतम उपमाओं से सज्जित कविताएं, न ही जीवन बीमा सरीखे लंबे व जड़ वचन। मेरे साथ रहने की न्यूनतम अर्हता इतनी सी थी कि उसके शहर में एक नदी हो। मेरे साथ रहने की न्यूनतम अर्हता इतनी सी थी कि उसके शहर में एक नदी हो। जो पुरुष मेरे प्रेम में पड़े उनके शहरों में नदियां थी, जो पुरुष मेरे प्रेम में पड़े उनके शहरों में नदियां थी। जो पुरुष मेरे द्वार की चौखट छूकर लौट गए वे नदियों के प्रेम में पड़े। जो पुरुष नदी किनारे मेरे संग बैठे वे जान गए कि तट से नहीं पानी से बनती है नाव। आपने मुझे बहुत धीरज से सुना, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मौशा कोहली जी को सुना हम लोगों ने। जैसा कि हमने कहा कि हिंदी कविता की जो युवा पौध है इसमें से अनेक बड़े हस्ताक्षर हमारे बीच हैं जिन्होंने कविता में नवाचार उपस्थित किया है, कविता में पाठकीयता भी सुरक्षित की है। मौशा कोहली के जितने पाठक हैं उस दृष्टि से कि जो कविता के पुराने प्रचलित आस्वाद से परिचित हैं और उस आस्वाद से इनको पहचानते हैं, इनके नएपन को, लेकिन उससे ज्यादा एक कविताओं में जिस तरह का रोमांच, जिस तरह का उपमान और बिंब, इसकी बड़ी तारीफ डॉक्टर सुधा उपाध्याय ने की है जो हमारे समय के बड़ी आलोचक हैं। रचना तिवारी जी बार बार लिख रही हैं, बड़े सारे लोगों के कमेंट्स आए, मुझे लगता है कि 500 से ज्यादा कमेंट्स आए हैं। सबसे ज्यादा यहाँ पर असंख्य कवियों की भीड़ है आज सुनने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारा कवि समवाय ऐसा है। मौशा कोहली आपको सुनकर हर बार जैसे लगता है कि नया कोलंबस, कोई नया अमेरिका खोज रहा है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ। और अब अपने शिखर पर ये गोष्ठी पहुंचने वाली है जब हम जितेंद्र श्रीवास्तव जी की ओर मुखातिब हैं। हिंदी कविता में गए 3 दशकों या उससे कुछ अधिक समय से रमे और जमे कवियों में है वे सभी उत्कृष्ट प्रकाशनों से उनके संग्रह और आलोचनात्मक कृतियां आई हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से ताल्लुक रखते हैं और एकाधिक महाविद्यालयों में पढ़ाने के बाद दिल्ली आ गए और इग्नू में वे प्रोफेसर हैं हिंदी के। लेकिन ये बात अलग है, जो बात खूबसूरत है वे कि अध्यापक होने के अलावा जो कवि का उनका रुतबा है वो ज्यादा बुलंद है। अपने इलाके की आंचलिकता को वे दिल्ली आकर नहीं भूले, जैसे केदार जी अपनी कुदाल नहीं भूले। लिहाजा इनकी कविताओं में मैं जहां तक देख पाता हूं कि महानगरीयता की चालू सपाट काव्य युक्तियां नहीं बल्कि गांव देहात की यथार्थ और उत्सवता की वो विरल छवि मिलती है जिसे गवई कहकर कविता की तथाकथित आधुनिकता मुंह चढ़ाती रही है। बहुत सारी कृतियां उनके हिस्से में हैं, लेकिन एक बार मैं जरूर बता देता हूँ, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो उनसे बहुत सुपरिचित हैं। इन दिनों हालचाल, सुंदर सुंदर बिल्कुल तुम्हारी तरह, कायांतरण, उजास, बेटियां तथा सूरज को अंगूठा या ऐसा कुछ नाम है, भारतीय समाज, राष्ट्रवाद और प्रेमचंद और बहुत सारी कृतियां समकालीन कविता के ऊपर उनकी हैं। सर्जक का स्वप्न, रचना का जीव द्रव्य, आलोचना का मानुषमर्म, उपन्यास की परिधि, विभिन्न विधाओं की आलोचना में एक सक्षम हस्ताक्षर हैं वे।
और सबसे बड़ी बात है कि अपनी जिस पीढ़ी के वे रचनाकार हैं, उस पीढ़ी में इनके ऊपर अधिकांश कृतियां लोगों ने लिखी हैं, इनके कवि रूप को, इनके विमर्शकार रूप को, इनके आलोचक रूप को दर्शाते हुए। तो इनकी कविता का क्षितिज जितना बड़ा है, उतनी इनकी आलोचना का क्षितिज भी बड़ा है। और मैं समझता हूं कि उनकी एक कविता मेरे पास है जो मैं यहाँ रखना चाहता हूं उनके आह्वान के लिए। अब गांव में भी आने दाने की लड़ाई है, गांव को नई दृष्टि देखते हुए कहते हैं, अब गांव में भी आने दाने की लड़ाई है, इन चिंच के लिए खून खराबा है, रोशनी के बीच शहरों में जितना अधिक है रिश्तों का अंधेरा, उससे कम नहीं अब अंधेरे गांव में मन का। तो ये जो विडंबना है जिसे कभी ही पढ़ पाता है, अलक्षित को देखने का काम वही करता है, जैसे बाउशा कहती है कविता सुख का स्वप्न देखती है, तो कविता दुख का अंधेरा भी देखती है। और गांव, इसके बारे में बहुत रोमांटिक ख्याल हमारे पूर्व के कवियों ने उपजाए हैं, उससे अलग हमारी जो आज की युवा पीढ़ी का नुमाइंदा कवि है, वो कुछ अलग सोचता है, और जो अलग सोचता है वो कविता में उसको करता है। बहुत आदर और अभिवादन के साथ जितेंद्र श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करता हूँ कि वे आए, अपनी कविताएं सुनाएं, पूरे मन से सुनाएं। स्वागत श्रीवास्तव जी। हाँ, प्रणाम कर रहा हूँ आप सबको। आदरणीय रामदरस मिश्र जी लोगों के लिए प्रेरक रहे हैं, और आपने ठीक याद किया। पूर्वांचल के हम लोग तो एक ही जगह के हैं, हम और आदरणीय रामदरस जी तो एक ही जगह के, 10-5 किलोमीटर की दूरी पर गांव है हमारे, बहुत करीब का मामला है। तो हम पूर्विया लोग हैं। और बहुत पहले एक बहुत छोटी सी कविता मैंने लिखी थी कि पूरब का आदमी हूँ, टूट कर प्यार करता हूँ पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, दसों दिशाओं से, समूची सृष्टि, समूचे ब्रह्मांड से। मेरा पूर्वियापन और भीगा मन मेरी ताकत है, मेरी कमजोरी नहीं। अक्सर पूर्वियों को जो है लोग बहुत भावुक मान लेते हैं। एक छोटी सी कविता, आज गांधी जी हम लोग याद कर रहे हैं, इस कविता में भी छोटा सा प्रसंग आएगा। जिंदा होने का सबूत। थोड़ा उदास हूँ, कुछ अपने लिए, कुछ तुम्हारे लिए, कुछ दोस्तों के लिए, कुछ जमाने के। थोड़ा उदास हूँ, कुछ अपने लिए, कुछ तुम्हारे लिए, कुछ दोस्तों के लिए, कुछ जमाने के लिए। यह कहना कि मैं सिर्फ जमाने के लिए दुखी और उदास हूँ, एक धोखे के सिवा और कुछ नहीं है। यह कहना कि मैं सिर्फ जमाने के लिए दुखी और उदास हूँ, एक धोखे के सिवा और कुछ नहीं है। यह कहते उत्तर गांधी तो कोई और बात होती, लेकिन इन दिनों जब कहते हैं बहुत से लोग यही बात, तो कांटा सा चुभता है कहीं और बहने लगता है रक्त तेज और तेज और तेज, धमनियों की ताकत को पछाड़ते हुए। साधो, रक्त वही नहीं है जो बहा दिया जाता है सड़कों पर, रक्त वह भी है जो आंख से टपक पड़ता है और सबूत दे जाता है जिंदा होने का। साधो, रक्त वही नहीं है जो बहा दिया जाता है सड़कों पर, क्या बात है। वह भी है जो आंख से टपकता है और सबूत दे जाता है। जो मिर्जा गालिब की बहुत मशहूर पंक्ति है, आप सब परिचित हैं, इसलिए मैं उसे दोहराऊंगा नहीं। जो आंख ही से न टपका तो लहू क्या है। लहू क्या है। तो अगली कविता है, जब कभी जाऊंगा पृथ्वी से। सोचता हूं जब कभी जाऊंगा पृथ्वी से, क्या लेकर जाऊंगा अपने साथ। सोचता हूं जब कभी जाऊंगा पृथ्वी से, क्या लेकर जाऊंगा अपने साथ। सफलताएं यहीं छूट जाएंगी देह के मैल की तरह। यदि उन्हें मान ले इत्र तो वे भी नहीं जाएंगी मेरे साथ खुशबू की तरह। यदि उन्हें मान ले इत्र तो भी वे नहीं जाएंगी मेरे साथ खुशबू की तरह। जिस क्षण मैं निकलूंगा धराधाम से, यह इत्र समा जाएगा किसी और की रुमाल में। क्या बात है, क्या बात। जिस क्षण मैं निकलूंगा धराधाम से, यह इत्र समा जाएगा किसी और की रुमाल में। इन दिनों पद और पद से जुड़ी प्रतिष्ठा पर कोई भी चर्चा मन बहलाने का बहाना भर है। अक्सर देखा गया है जिस दिन जाता है पद, उसी दिन उसकी परछाई की तरह चली जाती है प्रतिष्ठा। क्या बात, क्या बात। जो इसे अपना मान बैठे रहते हैं मुगालते में, जो इसे अपना मान बैठे रहते हैं मुगालते में, वे अपने परिवार पर कहर की तरह गिरते हैं।
हालांकि अपवाद भी होते ही हैं हर नियम हाँ, हालांकि अपवाद भी होते ही हैं हर नियम के। कुछ ऐसे भी हुए हैं जिनकी प्रतिष्ठा नहीं गई पद के साथ। हम्म, तो जिस दिन निकलूंगा न लौट कर आने के लिए क्या लेकर जाऊंगा अपने साथ। तो जिस दिन निकलूंगा न लौट कर आने के लिए क्या लेकर जाऊंगा अपने साथ। छूट जाएगी यहीं काया की माया, जिनके लिए जिया जीवन का 12 आना। धीरे धीरे धूल जम जाएगी उनकी स्मृतियों पर। छूट जाएगी यहीं काया की माया, जिनके लिए जिया जीवन का 12 आना। धीरे धीरे धूल जम जाएगी उनकी स्मृतियों पर। शून्य में रचे बसे मेरे ठहाके कभी किसी वैशाख की दोपहरी में अचानक गूंजेंगे उनके कानों में। और उदासी से बचने का कोई मार्ग ढूंढते हुए वे लोग ढूंढने लगेंगे कोई सामान। यदा कदा होठों पर आई मेरी तिर्यक मुस्कान किसी को याद न रह जाएगी। लोगों के बहे आंसू सूख जाएंगे धीरे धीरे, जैसे सूख गई वे नदियां जिनके सूखने का स्वप्न कोई स्वप्न में भी नहीं देखता था। जैसे सूख गई वे नदियां जिनके सूखने का स्वप्न कोई स्वप्न में भी नहीं देखता था। लोग कहते हैं सब कुछ समा जाता है काल के गाल में, पर इसके साथ यह भी सत्य है कि काल की हर कोशिश के बाद भी बचा रह जाता है जीवन पृथ्वी पर। कभी कभी वे मेरे अपने लोग निकाल कर अलमारी से देखते हुए एल्बम पुस्तकालय के कर्मचारियों की तरह झाड़ेंगे स्मृतियों पर जमी धूल। कोशिश करेंगे अपनी बातचीत में फिर लौटाने की मुझे, और थोड़ी देर बाद व्यस्त हो जाएंगे अपनी जिंदगी में। लेकिन जब जाना ही पड़ेगा तो क्या लेकर जाऊंगा अपने साथ। सिर्फ प्रेम लेकर तो जा नहीं सकता, उस पर पड़ा रहता है एक जीना सा आवरण। वह घृणा की तरह पारदर्शी नहीं होता है। और इस जीवन का प्राप्तव्य नहीं है सिर्फ प्रेम। यदि वे लोग नहीं होते जिन्होंने की मुझसे अपनी आत्मा के आयतन भर घृणा, तो मैं कैसे समझ पाता प्रेम का घनत्व। इसलिए यदि मिला विकल्प तो साथ ले जाऊंगा मिले हुए घृणा के सरोवर को, जिससे मुझे हर पल याद रहे उनका प्रेम जिन्होंने मुझे इस सरोवर में नहाने से बचाया। इसलिए यदि मिला विकल्प तो साथ ले जाऊंगा मिले हुए घृणा के सरोवर को, जिससे मुझे हर पल याद रहे उनका प्रेम जिन्होंने मुझे इस सरोवर में नहाने से बचाया। मैं ऋणी हूँ मुट्ठी भर लोगों की उस घृणा का जिसने मुझे मेरे होने का बोध कराया, जिनके होने ने मुझे एक ऐसा मनुष्य बनाया जिसके प्राणों में चमक है पके धान सी, जिसकी पुतलियों में हंसी है गेहूं के बालियों से। क्या बात है, बहुत अच्छा। इसलिए यदि मिला विकल्प कुछ और लेकर जाने का तो लेकर जाना चाहूंगा पसीने से नहाए किसी किसान की हंसी मन की आंख के ताखे पर रखकर। इसलिए यदि मिला विकल्प कुछ और लेकर जाने का तो लेकर जाना चाहूंगा पसीने से नहाए किसी किसान की हंसी मन की आंख के ताखे पर रखकर। और जिस किताब का आपने जिक्र किया उससे एक कविता सुनाकर आज का बंद करते हैं। सूरज को अंगूठा। सर तमकुही कोठी के मैदान पर यह कविता है। गोरखपुर शहर में जो तमकुही कोठी थी, जानते हैं एक समय तो प्रतीक ही होती थी। अच्छा। तमकुही कोठी निशानी होती महज सामंतवाद की तो निश्चित तौर पर मैं उसे याद नहीं करता। तमकुही कोठी निशानी होती महज सामंतवाद की तो निश्चित तौर पर मैं उसे याद नहीं करता। यदि वह महज आकांक्षा होती अतृप्त दिनों में अघाये दिनों की तो यकीनन मैं उसे याद नहीं करता। मैं उसे इसलिए भी याद नहीं करना चाहता कि उसके खुले मैदान में खोई थी प्राणों सी प्यारी मेरी साइकिल सन 1989 की एक हंगामेदार राजनीतिक सभा में। क्या बात है। लेकिन मैं उस सभा को नहीं भूलना चाहता। मैं उस जैसी तमाम सभाओं को नहीं भूलना चाहता जिनमें एक साथ खड़े हो सकते थे हजारों पैर, जुड़ सकते थे हजारों कंधे, एक साथ निकल सकती थी हजारों आवाजें, बदल सकती थी सरकारें, कुछ हद तक ही सही पस्त हो सकते थे निजामों के मंसूबे। मैं जिस तरह नहीं भूल सकता अपना शहर, उसी
अच्छी तरह नहीं भूल सकता तमकुही कोठी का मैदान। क्या बात है। वह सामंतवाद की कैद से निकलकर कब जनतंत्र का पहरुआ बन गया, शायद उसे भी पता न चला। ठीक ठीक कोई नहीं जानता किस दिन शहर की पहचान में बदल गया वह मैदान। न जाने कितनी सभाएं हुई वहां, न जाने किन किन लोगों ने की वहां रैलियां। वह जंतर मंतर था अपने शहर में। आपके शहर में भी होगा या रहा होगा कोई न कोई जंतर मंतर। शायद हरा दिए गए लोगों का आक्रोश वहीं आकार लेता होगा, वहीं रंग पाता होगा अपनी पसंद का। मेरे शहर में जिलाधिकारी की नाक के ठीक नीचे उसी मैदान में रचा जाता था प्रतिरोध का सौंदर्य शास्त्र। वह जमीन जो ऐशगाह थी कभी सामंतों की, धन्य धन्य होती थी किसानों मजदूरों की चरण धूल पाकर। समय बदलने का एक जीवंत प्रतीक था तमकुही कोठी का मैदान। समय बदलने का एक जीवंत प्रतीक था तमकुही कोठी का मैदान, लेकिन समय फिर बदल गया। सामंतों ने फिर चोला बदल लिया। अब नामो निशान तक नहीं है कोठी का, अब नामो निशान तक नहीं है मैदान का। वहां कोठियां हैं, फ्लैट्स हैं। अब आम आदमी वहीं बगल की सड़क से धीरे से निकल जाता है उस ओर जहां कचहरी है। और अब आपको क्या बताना, आप तो जानते ही हैं जनतंत्र में कचहरी मृग तृष्णा है गरीब की। और अब आपको क्या बताना, आप तो जानते ही हैं जनतंत्र में कचहरी मृग तृष्णा है गरीब। तो ये कुछ कविताएं थी। मुझे लगता है कि समय पर्याप्त हो गया है। ओम जी, तो ओम जी लगता है थोड़ी देर के लिए कहीं चले गए हैं। तो नहीं जितेंद्र जी, एक कविता और होनी चाहिए। मुझे 2 ही कविताएं सुनाई आपने। अच्छा, एक कविता। मैं जल की तलाश में गया था जी। अच्छा 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 अच्छा। तो एक कविता जो मेरे ख्याल से किसी ने इस पर लिखा था अभी, सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं, मेरे ख्याल से किसी ने सामने लिखा था। छोटी सी कविता है, मैं सुना देता हूँ। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। स्वप्न पालना हाथी पालना नहीं होता, जो शौक रखते हैं चमचों दलालों और गुलामों का। कहे जाते हैं स्वप्नदर्शी सभाओं में, सपने उनके सिरहाने टूटने भी नहीं जाते। सृष्टि में मनुष्यों से अधिक हैं यातनाएं, यातनाओं से अधिक हैं सपने, सपनों से थोड़े ही कम हैं सपनों के सौदागर। जो छोड़ देते हैं पीछा सपनों का ऐरे गहरे दबावों में, फिर लौटते नहीं सपने उन तक। सपनों को कमजोर कंधे और बार बार चुंधियाने वाली आंखें रास नहीं आती। उन्हें पसंद नहीं वे लोग जो ललक कर आते हैं उनके पास, फिर छुई मुई हो जाते हैं। सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं, सपने अधूरी सवारी के विरुद्ध होते हैं। तो ये कुछ कविताएं थी जो आज आदरणीय प्रोफेसर रामदरस मिश्र जी के सानिध्य। बहुत अच्छा लगा पढ़कर सुख मिला, सुनकर बहुत आभारी हम लोग हैं। और क्या अच्छी बात कही कि पद के जाते ही प्रतिष्ठा की परछाई तिरपित हो जाती है। इसे ही जयपुरी जी ने अपना जो नया कविता संग्रह है कविता का अमरफल, जी हमारे कवि मित्र पर लिखते हुए उसकी आखिरी पंक्तियां लिखी हैं कि जो अपनी ऊंचाई का घंटा घर बना लेते हैं जो अपनी ऊंचाई का घंटा घर बना लेते हैं उन्हें ऊंचाई नीचे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात। ऐसा हर्ष होता है और इसलिए कविता अपने समय का अनुभव का सच कहती है। बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुक्रिया। और अब हम आदरणीय रामदरस मिश्र जी जो इतनी देर से सानिध्य कर रहे हैं, उनकी ओर मुड़ने से पहले उनका जो रूढ़ अध्यादेश है मेरे लिए कि कुछ हम भी सुनाएं। तो बिल्कुल, आपका भी ये कुछ होना ही चाहिए। एक गीतिका के सुना देते हैं कि रात बिहवल है नींद गायब है, रात बिहवल है नींद गायब है, स्वप्न घायल है नींद गायब है। रात बिहवल है नींद गायब है, स्वप्न घायल है नींद गायब है। माँ की आंखों में एक दहशत है, जिंदगी की उम्मीद गायब है। माँ की आंखों में एक दहशत है, जिंदगी की उम्मीद गायब है। जैसे आंखें तो हैं मुकम्मल पर
दृष्टि बाधित है, दीद गायब। जैसे आंखें तो हैं मुकम्मल पर दृष्टि बाधित है, दीद गायब है। जिंदगी बीत चली तो जाना, जिंदगी बीत चली तो जाना, जिंदगी की रसीद गायब है। जिंदगी बीत चली तो जाना, जिंदगी की रसीद गायब है। दुनिया पटरी से उतरी सी है, दुनिया पटरी से उतरी सी है, छंद गायब है, गीत गायब है। जिंदगी बीत चली तो जाना, जिंदगी की रसीद गायब है। बहुत शुक्रिया। अपने सभी कवि मित्रों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए अब हम मुड़ते हैं रामदर्श मिश्र जी की ओर। जैसा कि आप सबको विदित है कि इतने बड़े और इतने सघन जीवनानुभव वाले कवि, कथाकार, गद्यकार, आलोचक और विभिन्न विधाओं को अपनी ऊर्जा से सींचने वाले और लगातार अब भी रचनारत रहने वाले रामदर्श जी यहाँ पर अपने मन के गवाक्ष से इस पूरी कविता गोष्ठी को सुन रहे हैं। 36वीं कड़ी है। कितने कवियों से जिनसे वे कभी नहीं पाए थे इस मंच पर उन्हें देख लेते हैं, अपनी आंखों से सुन लेते हैं, अपने कानों से, और उनसे संवाद कर लेते हैं। तो इसकी ऐतिहासिकता यही है कि वे यहाँ पर हैं। हमारा बहुत आदर और अभिनंदन उनके प्रति पूरे कवि समाज की ओर से, रसज्ञ समाज की ओर से उन्हें अभिनंदन पूरे कवि सदन की ओर से, और आग्रह कि वे आए और कवियों से संवाद करें, कुछ अपनी भी रचनाएं सुनाएं और अनुग्रहित करें। रामदर्श मिश्र जी, स्वागत, अभिनंदन और अभिवादन। भाई ओम निश्चल जी, प्रिय जितेंद्र जी, वेदविद शुक्ल जी, लूथरा जी, बाबूशाह जी, संगीता जी, प्रिय रविशंकर, लगता है कि मैं सप्ताह भर इस रविवार का इंतजार करता हूं। जब जानता हूं कि मैं थकान अनुभव करता हूं, लेकिन ये जो सुख मिलता है 2-3 घंटे का, उसके सामने थकान कुछ भी नहीं है। हर बार मैं वही बात कहता हूं कि मुझे इस उम्र में इतने लोगों का प्यार मिल रहा है, सानिध्य मिल रहा है। होता क्या है कि कई बार बुढ़ापे में आदमी सन्नाटे में डूब जाता है, अकेलापन उसे खाने लगता है। लेकिन मेरा सौभाग्य है कि मुझे अनेक तरह से लोगों का प्यार मिल रहा है, और यह जो गोष्ठी है यह तो नियमित रूप से मुझे जैसे आशीष देने के लिए ही आती है, जाती है। ये कवि गोष्ठी, इसका गोष्ठी में जो कविताएं सुनाई जाती हैं उसका आनंद तो मैं लेता ही हूं, लेकिन सुख इस बात तक अनंत लोग इन कविताओं के साथ हो लेते हैं। न जाने कौन कौन कहां बैठा हुआ इन कविताओं के रस में डूब रहा होगा। वेद मित्र अपनी बांसुरी से जो रस बरसाते हैं, वो रस जो कविता में भिगोता चला जाता है, तो पूरा एक परिवेश, पूरा एक वातावरण जो है वो रस से भर जाता है। इस गोष्ठी में कुछ लोग मेरे चिर परिचित होते हैं। जितेंद्र हमारे हमवतन भी हैं और हमारे परिवार के अंग जैसे हैं, हमारे बहुत प्रिय हैं। लगातार इनसे परोक्ष प्रत्यक्ष रूप से देखा देखी होती रहती है। कविताएं इनकी पढ़ता रहा हूं, और ये वास्तव में आज के बड़े कवि हैं। और देखा आपने कि इनकी कविताओं में
कितनी ये पूरब का जो परिवेश है, गोरख का परिवेश है, कैसे कितने रंगों में, कितने अनुभवों के साथ, कितने मूल्यों और संघर्षों के साथ उभरा है। तो अच्छा लग रहा है कि आज बहुत दिनों बाद जितेंद्र को देख रहा हूँ और कविताएं सुन रहा हूँ। मुझे याद आ रही है इग्नू की वो गोष्ठी, कवि गोष्ठी जिसमें बुलाया गया था मैं, और जितेंद्र ही संचालन कर रहे थे। तो ये बहुत अच्छे संचालक भी हैं, बहुत अच्छे वक्ता हैं, हम अच्छे लेखक तो ही हैं, अच्छे वक्ता भी हैं। उस गोष्ठी संचालन का की मुझे याद आ रही है किस तरह से कवियों के बारे में वो बोलते थे। जैसे कि आज ओम जी बोलते हैं, ओम जी हर कवि के बारे में बहुत गहराई से जानते हैं और जैसे बोलते हैं वैसे जितेंद्र जी वहां बोल रहे थे। भाई अब तक वो गोष्ठी याद है। ये दूसरा जी से मेरी आज पहचान हुई, परिचय हुआ। उनकी छोटी छोटी कविताएं बहुत अच्छी लगी, लंबी कविता भी लिखी, छोटी छोटी कविताएं भी लिखी। और ये शायद प्रशासनिक सेवा में है वो, तो अच्छा लगा कि प्रशासनिक सेवा में जो लोग हैं या नेता लोग जो हैं अगर साहित्य से जुड़ते हैं तो बहुत अच्छी बात होती है। साहित्य उनकी संवेदनाओं को जगाए रखता है और जो आम जन हैं, लोग हैं, उनके साथ जो उनका व्यवहार होता है वो अत्यंत मानवीय होता है। तो मुझे बड़ा सुख मिलता है सब सुनता हूँ कोई प्रशासक, कोई नेता साहित्यकार भी है, साहित्यिक भी है, और जो स्वयं बड़े अच्छे कवि हैं। अच्छी कविताएं, छोटी छोटी कविताएं इनकी जो बड़ी मारक थी, और बड़ी कविता भी हमारी जो नई छोटी बहनें आज मुझसे मुखातिब हुई, बाबूशाह कोहली, संगीता, और इन लोगों की कविताओं में जो ताजगी थी वो बहुत अच्छी लगी। और मैंने कहा कि मेरा ज्ञान भी बढ़ता है। मैं आजकल थकान जो अनुभव करता हूँ, 98 साल का हो रहा हूँ, तो बहुत पढ़ नहीं पाता हूँ, लेकिन इस गोष्ठी के माध्यम से कुछ नए नए कवियों की पहचान होती है। तो बाबूशाह, संगीता की जो पहचान है मेरे लिए बहुत नई है, और दोनों कवियों की कविताएं मुझे बहुत अच्छी लगी, गीत भी। और ये बाबूशाह ने जो मिथकों के माध्यम से आदमी और नदी और पानी आदि की बातें की। मेरी दिक्कत यह है कि मेरा 98 साल के कान हो गए हैं, तो बहुत मैं गहराई से सुन नहीं पाता हूँ। बस वो आपके कविताओं की ध्वनियां आती रहती हैं, जैसे उसके अंतरात्मा जो है वो मुझे गूंजती रहती है, बाकी हर शब्द में पकड़ नहीं पाता हूँ। लेकिन ये लगता है कि हाँ, जो कहा जा रहा है, जो पढ़ा जा रहा है वो कितना सुंदर है। तो मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे अपना सानिध्य प्रदान किया, कविताएं सुनाई, और मेरी कविताएं भी सुनना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा जी ने एक बात कही थी कि कुछ बड़ी छोटी कविताएं भी कविताएं होती हैं। मैं अपनी 2 पंक्तियों से शुरू करता हूँ। जी जी, स्वागत। कौन है तू, प्रश्न सदियों से मुखर है, किंतु साधे मौन है। कौन है तू, प्रश्न सदियों से मुखर है, किंतु साधे मौन है। क्या बात, वाह वाह वाह, बहुत 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 अच्छा। एक कविता है जमीन। जमीन। मेरे गंवाई गरीब पिता ने मुझे जमीन का छोटा सा टुकड़ा दिया था और कहा था इसे कभी भी मत बेचना। वो मेरे आधुनिक महानगर
ओ मेरे आधुनिक धनी महानगर, तुमने मुझे एक खुला हुआ विश्व आकाश दिया, तुमने मुझे एक खुला हुआ विश्व आकाश दिया, लेकिन मैं जब जब उड़ा पाया कि उसमें अनेक छोटी छोटी अदृश्य जालियां हैं। लेकिन जब जब मैं उड़ा पाया कि इसमें अनेक छोटी छोटी अदृश्य जालियां हैं जो फंसाती हैं, बांटती हैं और औंधा करके ऊपर ही ऊपर टांग देती हैं, और औंधा करके ऊपर ही ऊपर टांग देती हैं। कितने ही लोग टंगे पड़े हैं यहाँ से वहां तक, कितने ही लोग टंगे पड़े हैं यहाँ से वहां तक, लेकिन मैं टंगा नहीं। हर बार जालियां तोड़कर उतर आया जमीन के उस टुकड़े पर और सीधा खड़ा होकर देखने लगा आकाश की ओर, और फिर खड़ा होकर देखने लगा आकाश की ओर। क्या बात, क्या बात। तो लिखता है, वो नहीं जानता, वो नहीं जानता दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, झरना, नद कौन सा है। वो नहीं जानता दुनिया का सबसे बड़ा पहाड़, झरना या नद कौन सा है। वो नहीं जानता संसार के 8 आश्चर्य कौन से हैं। वो नहीं जानता दुनिया में कितने देश हैं और उनके प्रधान कौन कौन हैं। वो जानता है अपने खेत को, वो जानता है अपने खेत को, उसमें पड़ने वाली खाद, बीज को, लहलहाती हुई फसल को, जिसके दाने खेत नहीं खाते, जिसके दाने खेत नहीं खाते बल्कि फैल जाते हैं धरती के इस छोर से उस छोर तक, और लोगों का लहू बनकर हंसी बन जाते हैं। वो उस हंसी में ईश्वर को देख लेता है, वो उस हंसी में ईश्वर को देख लेता है। एक कथा थोड़ी लंबी है। धूप, कितने दिनों बाद आज धूप हंसी है, कितने दिनों बाद आज धूप हंसी है। उफ, कितना ठंडा समय था। कोहरे में पूरी धरती सहमी पड़ी थी, कोहरे में पूरी धरती सहमी पड़ी थी। हवाएं थरथराती हुई आती थी, समा जाती थी बंद कमरों में बेरोक टोक। सड़कें स्तब्ध थीं, उन पर सरक रही थी छुटी हुई जिंदगियां। रेलगाड़ियां डरी हुई खड़ी थी या रेंग रही थी। विमानों के पंख खुल नहीं रहे थे, शरीर शून्य थे, चेतना स्तब्ध थी। मैं कमरे में बंद होकर सोचता रहता था, मैं कमरे में बंद होकर सोचता रहता था उनके बारे में जो फटी रजाई या कंबल लपेटे रात में फुटपाथ पर सोए होंगे, जो फटी रजाई या कंबल लपेटे रात में फुटपाथ पर सोए होंगे। उनमें से कई को तो सुबह जगा भी नहीं पाती होगी। कैसी है करुणामयी की सृष्टि लीला कि कुछ लोगों को यहाँ भेजता है बेसहारा समाज प्रकृति की केवल मार खाने के लिए। मैं लेखक हूँ, मेरे भीतर और बाहर का दर्द समेट कर कलम चलती रहना चाहती है। मैं लेखक हूँ, मेरे भीतर और बाहर का दर्द समेट कर कलम चलती रहना चाहती है। वो मुझे मेरे होने का बोध कराती है, लेकिन इस ठंडक में वो दुबकी पड़ी रही निष्पन्द, लेकिन इस ठंडक में दुबकी पड़ी रही निष्पन्द। समय चुपचाप सरकता रहा, समय चुपचाप सरकता रहा मेरे भीतर एक व्यर्थता बोध छोड़कर। तो आज कितना अच्छा लग रहा है, तो आज कितना अच्छा लग रहा है। शीत के भयानक जाल को तोड़कर धूप निकल आई है, शीत के भयानक जाल को तोड़कर धूप निकल आई है। वह तन को अपने उष्मा से नहला रही है, वह तन को अपनी उष्मा से नहला रही है और नवस्पंदन भर रही है चेतना में। सड़कें रौनक से भर गई हैं, सामने के सड़क पर झुंड के झुंड लोग एक साथ बैठकर कुछ कह सुन रहे हैं।
स्कूली बच्चे अब सिकुड़ कर नहीं, सूरजमुखी के फूल की तरह खिले हुए हंसते चहकते जा रहे हैं। स्कूली बच्चे सिकुड़ कर नहीं, सूरजमुखी के फूल की तरह खिले हुए हंसते चहकते जा रहे हैं। पेड़ पर का सन्नाटा गुंजित हो उठा है चिड़ियों के राग से। रात को फुटपाथ पर लेटे शरीरों को सहला रही है धूप और पूछ रही है, ठीक तो हो ना भाई, ठीक तो हो ना भाई। मेरी कलम अंगड़ाई लेकर जाग उठी है, कह रही है, मुझे घूमने दो चारों ओर की खुशियों में, मुझे घूमने दो चारों ओर की खुशियों में। शहर से लेकर गांव तक खेतों में फूलों से लदी जो फसलें उदासी में डूबी थी ये खिलखिला रही होंगी। खेतों में फूलों से लदी जो फसलें उदासी में डूबी थी वे खिलखिला रही होंगी। ऊपर नाच रहे होंगे तितलियों के पंख। हर्ष की तरह आकाश उन पर झुका होगा, आशीष बरसा रहा होगा। मुझे लिखने दो धूप की कथा। देखो देखो मैं कितने खुश हूँ, कुछ दूर बसंत के पश्चात सुनाई पड़ रही है। देखो देखो कुछ दूर बसंत के पश्चात सुनाई पड़ रही है। एक गजल पढ़ रहा हूँ। जी जी, स्वागत जरूर स्वागत। जरूर जरूर जरूर। देख ली दुनिया तुम्हारी मेहरबानी देख ली, देख ली दुनिया तुम्हारी मेहरबानी देख ली। तुमने दी थी जो खुदा वो जिंदगानी देख ली, तुमने दी थी जो खुदा वो जिंदगानी देख ली। फूल से बचपन के सिर देखा बुढ़ापे का पहाड़, फूल से बचपन के सिर देखा बुढ़ापे का पहाड़। आंसुओं की आंच में गलती जवानी देख ली, आंसुओं की आंच में गलती जवानी देख ली। पत्थरों में बंद हो तालाब तो हंसता रहा, पत्थरों में बंद हो तालाब तो हंसता रहा। ठोकरें खाती नदी तेरी रवानी देख ली, ठोकरें खाती नदी तेरी रवानी देख ली। बदलते चेहरे रहे बदली भीतर की गुफा, बदलते चेहरे रहे बदली भीतर की गुफा। यह नुमाइश है नई देखी पुरानी देख ली, यह नुमाइश है नई देखी पुरानी देख ली। चीखती लपटें अचानक सामने उठने लगी, चीखती लपटें अचानक सामने उठने लगी। जब किसी घर में कोई लड़की सयानी देख ली, चीखती चीखती लपटें अचानक सामने उठने लगी। जब किसी घर में कोई लड़की सयानी देख ली। पाँव के नीचे जमीन में, पाँव के नीचे जमीन से गुलिस्तां खिलते रहे, पाँव के नीचे जमीन से गुलिस्तां खिलते रहे। लदी पत्थर से ऊंचाई आसमानी देख ली, लदी पत्थर से ऊंचाई आसमानी देख ली। माँ ने बचपन में सुनाया था जैसे, माँ ने बचपन में सुनाया जिसको लोरी की तरह, माँ ने बचपन में सुनाया जिसको लोरी की तरह। अब हकीकत में वो जंगल की कहानी देख ली, अब हकीकत में वो जंगल की कहानी देख ली। मुस्कुराती रही आंखें महफिलों में बेपनाह, मुस्कुराती रही आंखें महफिलों में बेपनाह। हंसी के पर्दों में अश्कों की निशानी देख ली, हंसी के पर्दे में अश्कों की निशानी देख ली। और फिर वह एक नन्हा ख्वाब मेरा खो गया जाने कहाँ, एक नन्हा ख्वाब मेरा खो गया जाने कहाँ। गांव देखा शहर देखा राजधानी देख ली, गांव देखा शहर देखा राजधानी देख ली दुनिया तुम्हारी मेहरबानी देख ली। तुमने देखी वो खुदा वो जिंदगानी देख ली। दो मुक्तक चाहूंगा आप मैं। जी जी, स्वागत स्वागत। दो मुक्तक। घनी है रात कि जुगनू भी न निकले घर से, घनी है रात कि जुगनू भी न निकले घर से। बिखर गए हैं ख्वाब टूट टूट कर डर से,
उगल रहे हैं प्रेत विष यहाँ वहाँ, ऐ कवि कुछ सुनाओ कि कहीं से कोई दुआ बरसे। उगल रहे हैं प्रेत विष यहाँ वहाँ, ऐ कवि कुछ सुनाओ कि कहीं से कोई दुआ बरसे। घनी है रात बहुत खौफ का बसेरा है, घनी है रात बहुत खौफ का बसेरा है, सहम के छिप गया कहीं नया सवेरा है। नहीं बची है आस और किसी से, ऐ कवि सरों के दीप जलाओ बहुत अंधेरा है, सरों के दीप जलाओ बहुत अंधेरा है। समय के इम्तिहानों को सदा ही हम सितम समझे, समय के इम्तिहानों को सदा ही हम सितम समझे। दुखों ने जो दिए तोहफे न तुम समझे न हम समझे, दुखों ने जो दिए तोहफे न तुम समझे न हम समझे। जमाने को समझ लेने का दावा था हमें कितना, मगर अब लग रहा है दोस्तों हम कितना कम समझे, मगर अब लग रहा है दोस्तों हम कितना कम समझे। बहुत अच्छा। एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती हुई। एक लंबा सफर था मेरे दोस्तों, राह चलती रही मोड़ खाती हुई। साथ होली हवा बन आग बन के कभी, साथ होली हवा आग बन के कभी, कभी प्यार से महमहाती हुई, कभी प्यार से महमहाती हुई। कंटकों ने किए चाक जब भी बसंत, छा गए फूल बनकर बसंत देह पर। कंटकों ने किए चाक जब भी बसंत, छा गए फूल बनकर बसंत देह पर। थक के बैठा जब भी मौत के पास में, जिंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। थक के बैठा जब भी मौत के पास में, जिंदगी आ गई गुनगुनाती हुई। धन्यवाद मित्रों, आपने बहुत सुना मुझे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, बहुत ही मन से लोगों ने सुना है और आज आपको सुनने के लिए काफी लोग यहाँ पर हैं। बड़ी संख्या थी आज आज बड़ी संख्या थी, 50 तो लगभग होती ही, लेकिन आज लगभग 100 सूचकांक लगभग हो रहा है। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपको सुनने के लिए। आपके शिष्य वेद प्रकाश अमिताभ जी रूस से, इंद्रजीत सिंह जी हैं, अर्चना उर्वशी जी मुंबई से, नरेश अग्रवाल जी जमशेदपुर से, अर्चना लार्क है, सुधा उपाध्याय जी हैं जानी मानी आलोचक, अनिल उपाध्याय, रश्मि झा, विवेक मणि त्रिपाठी चीन से सुन रहे हैं आपको। इस तरह से आपको सुनने के लिए जो एक आकर्षण है, इस गोष्ठी का भी अपना वो आकर्षण है, उसका महत्व है। और कितनी अच्छी बात आपने की कि एक नन्हा ख्वाब मेरा खो गया जाने कहाँ, गांव देखा शहर देखा राजधानी देख ली। गजलों की संक्रामकता रामदर्श जी की बहुत ही जानी पहचानी है, लोग इनको इनकी गजलों से भी जानते हैं और ये भी पहचान का एक स्तंभ है उनका। उनके आने से ये महफिल में जो रौनक है उसके लिए क्या कहा जाए। और अब ये बेला है चूंकि काफी शाम हो आई है, स्मिता मिश्री जो इसकी संयोजक है, वे संक्षेप में विवेचन के साथ अपना धन्यवाद अर्पित करती हैं। उनका अचूक जो काव्य विवेक है, उनके अर्पण में भी, आभार अर्पण में भी झलकता है। मैं आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर स्मिता जी को कि वे आए और धन्यवाद ज्ञापित करें। बहुत स्वागत और अभिनंदन। स्मिता मिश्र। आभार ओम जी। ये मानते हुए कि मेरी आवाज आ रही है। बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। आज के दिन इस गीत की धुन से प्रारंभ करने वाले एक मांगलिक प्रारंभ करने वाले डॉक्टर वेद मित्र शुक्ल जी का मैं आभार प्रकट करती हूँ। रात बेवल है, नींद गायब है, स्वप्न घायल है, नींद गायब है, लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जिंदगी से उम्मीद गायब है। तो ये उम्मीद गायब है तो छंद भी गायब है और गीत भी गायब है। लेकिन एक तरफ ओम जी ये बात कहते कहते दूसरी तरफ स्वयं ही उसे खारिज भी करते हैं जब वह देश से लेकर विदेश तक कवियों का एक पूरा समवाय उन्हीं के शब्दों में जब खड़ा कर देते हैं तो अपनी बात को खारिज करते हैं। और आज का जो कवि समवाय रहा, हमारे समय के
अत्यंत यशस्वी रचनाकार कवि जितेंद्र श्रीवास्तव जी आज हमारे साथ हैं। आपका आभार। हमारे ही गांव के साथी हैं और मैं कविता भी आपकी एक गौरा नदी पर जब आपकी कविता मैंने पढ़ी तो वो गौरा और राप्ती जो नदियां हैं वो पूरा उस कछार इलाके को बनाती हैं, जिस कछार अंचल को लेकर के पिताजी का पूरा साहित्य रचा गया है। सो लोक जीवन की विविध छवियों को आप गहराई से न केवल अनुभूत करते हैं, अपने पूरे समग्र साहित्य कविता में से अभिव्यक्त करते हैं। और नदी, खेत, मैदान, किसान, मजदूर आपके सहयात्री हैं, आपके साहित्य के, आपके जीवन के ही नहीं, आपके साहित्य के सहयात्री हैं। अमूमन होता यह है कि जो सहयात्रियों बहुत से रचनाकारों के होते हैं, लेकिन वो उसे पीछे छोड़ देते हैं जब वो दूसरी जगह जाते हैं, लेकिन ये आपके अभी तक सहयात्री हैं। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद है। और आपने एक जगह कहा था कि सच्चा कवि वह है जो अपने समय को दर्ज करे, तो अपने समय को दर्ज करती हुई रचनाएं आज आपने हमें सुनाई। लोक चिंता से लेकर भूमंडलीकरण तक की जो चिंताएं हैं वो आपकी कविताओं में आती हैं। और स्वप्नदर्शी होने की जो ताकत की आप बात करते हैं, वही कचहरी के माध्यम से न्याय व्यवस्था पर बड़ा गहरा व्यंग करते हैं आप। पूरब के आदमी के माध्यम से भाव संवेदनापूर्ण व्यक्ति की जो अस्मिता है, ताकत है, उसे भी आप स्थापित करते हैं। और छद्म ताकत की जो वास्तविकता है उसे उघाड़ देते हैं। और सहज और सौम्य शैली में समय की क्रूर विसंगतियों को आप कितने खूबी से बखूबी उद्घाटित करते हैं। आपका आभार। आज हमारे साथ तेजेंद्र सिंह लूथरा जी रहे। जैसे पिताजी ने कहा कि जब कोई नौकरशाह या ब्यूरोक्रेट जो सत्ता का, व्यवस्था का ही अंग होते हैं, और जब उनकी रचनाओं में उस व्यवस्था के कमजोर पक्ष पर प्रहार होता है, तो ये अपने आप में बहुत साहस की दरकार यहाँ पर चाहिए होती है। और ये हम हमेशा मानते हैं कि वो जो संवेदनहीनता है वो व्यवस्था में जा करके एक तरह से होती जाती है, लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है, और चूंकि मैंने अनुभव भी किया है ओम जी के ही माध्यम से, तेजिंदर जी के साथ ही जुड़ करके, कि किस तरह से एक आईपीएस यदि साहित्य से जुड़ा हुआ है तो लोगों की संवेदनाओं से जुड़ता है, हमारे संवेदनाओं से जुड़ता है। और व्यवस्था से आक्रोशित व्यक्ति के मन की बात समझने की जो संवेदना है वो आपके साहित्य में हमें दिखाई पड़ी। काव्य, शब्द, अर्थ, शिल्प, बिंब, रस को पकड़ते पकड़ते कविता भी रीत जाती है और जिंदगी भी रीत जाती है। शहीद के माध्यम से व्यवस्था की जो निस्संगता है, उपेक्षा है और ढिठाई है, उस पर आपने व्यंग किया। और अरबी घोड़ा तमाम ऐश्वर्य वैभव के पीछे का खालीपन उद्घाटित किया और उसे उतार फेंकना चाहते हैं और वास्तविक स्व को जीना चाहते हैं। उन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति हमारे मंच पर बनाई, उनका भी आभार। बाबूशाह कोहली जी एक प्रयोग धर्मी कवित्री हैं। वे आज हमारे बीच में उपस्थित हैं। नए समय में नई कविता और कविता के नए प्रतिमानों के बीच अपनी उपस्थिति को दर्शाती हैं। बाबूशाह कोहली जी, आपने कविता में कथ्यगत प्रयोग भी किए हैं और शिल्पगत प्रयोग भी किए हैं। तमाम कविताओं के माध्यम से हमने ये देखा। और आज जो पढ़ी गई कविताओं में समय और समाज की जो विसंगतियां हैं उनको आपने एक नए ढंग से अभिव्यक्त किया। हालांकि उस क्रम में आप पीछे भी जाती हैं, पीछे से आप आगे भी आती हैं। तो यह व्यतिक्रम आपने अपनी कविताओं में इसका प्रयोग आपने किया और
दुनिया को दुनिया बनाने बचाने वालों से खतरा है, कविता को कविता बचाने वालों से खतरा है, फिर नाम के गौरव और तथाकथित ज्ञानी बनने की दावे पे गहरा व्यंग करती कविताएं आनंदित कर गई। आपका आभार। धन्यवाद जी। संगीता मिश्र जी, नाजुक एहसासों की कविता और सुमधुर स्वर में आह्लादित किया। जैसे आज की जो रेंज रही वो कविता और साहित्य में नए पदचापों के साथ बड़ी तयशुदा और व्यवस्थित जो पदचाप हैं उस तक के कवियों की रेंज रही। तो मैं समझती हूँ कि संगीता जी एक नई पदचाप की बड़ी प्रॉमिसिंग कवित्री हैं और जिनके पास मधुर स्वर भी है और गजल को साधने का प्रयास कर रही हैं। बहुत भारी बात है कि कुछ आप सजाकर आंखों में महताब से आप बात करने की आप कोशिश कर रही हैं। आप लबों से नहीं, आप ख्वाबों से बात करती हैं। इससे बढ़िया बात क्या होगी एक रचनाकार के लिए। और भाव मानवीय संबंधों पर भी दृष्टि डालते हुए आपने शतरंजी आभार। और अंत में पापा के एक मुक्तक के साथ मैं इसको समाप्त करना चाहूंगी। जो भी मिला काफी लगा, संतुष्ट मेरा मन रहा। जो भी मिला काफी लगा, संतुष्ट मेरा मन रहा। थी प्यार की सोहबत मिली, कुछ यह सहा कुछ वह सहा। लिखता रहा छपता रहा, अमृत की ना रही हवस। लिखता रहा छपता रहा, अमृत की ना रही हवस। चलता रहा संग वक्त के, कुछ ये कहा कुछ वो कहा। तो कुछ ये कहें और कुछ वो कहें, समय ऐसे ही कट जाएगा। और सार्थक समय हम अपने समय को सार्थक किस रूप में बना पाए, आप सब लोगों ने हमें बताया, सिखाया। और ओम जी अगले सप्ताह को उम्मीद लेकर के आएंगे, गीत और गजल लेके आएंगे। इस संकल्प के साथ मैं खालसा कॉलेज के स्पोर्ट्स इकोनॉमिक्स मार्केटिंग और वेब जर्नलिज्म एलुमनाई की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद स्मिता जी को भी। ऐसे समर्थ कवियों के साथ अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। सबको प्रणाम, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम। और सभी कवियों के एक बार हमारा भी अभिवादन। जितने भी हमारे रसिक श्रोता कवि विद्वान अनेक देश विदेश से यहाँ पर हैं, उन्हें बहुत आभार। और इस मंच को जीवंत उपस्थिति देने के लिए रामदरस जी को, आंटी जी, सरस्वती जी को, सबको एक बार प्रणाम, अभिवादन और शुभ संध्या, शुभरात्रि। शुभरात्रि, 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 शुभरात्रि।